जुड़ चुके हैं इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में और मैं आपके लिए आज एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी की बात करी और उसके साथ साथ जो भी उसके साथ इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स थे, जैसा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा, अपने कपल वगैरह पढ़ा और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इक्विलिब्रियम के मुतालिक था, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस, वो भी आपने पढ़ा है। तो अब एक और टॉपिक है जो इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी के साथ कनेक्टेड है एंड दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नो डाउट आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, आज हमारा लेक्चर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है। तो आज हम इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है और what is the difference, main difference between the center of gravity and the center of mass। और ये बात भी क्लियर करेंगे कि क्या स्थिति होगी, at which situation the center of gravity will be the same point as the center of mass। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको सब पता चल जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम आज का जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपको आगे काम आ जाएगा ये। एंड ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे पहले ही मैंने बोला कि ये टॉपिक आपको इक्विलिब्रियम के साथ ही कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये कि जो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहली बार देख रहा है तो उससे निवेदन है कि कम से कम वो एक काम करे, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से जितने भी लेक्चर्स हैं, मेरे 2-4 लेक्चर्स हैं, वो पहले देखे और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक देख ले। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको हम सीजीबी बोलते हैं, दैट इज अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीबी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली एक बॉडी का होता है, एक रिजिड बॉडी, क्योंकि आपको पता है कि हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं या रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि यहां पर हम बॉडी को रिजिड मानते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी लेते हैं। यहां पर हम पॉइंट मास नहीं लेते हैं, यहां पर एक्सटेंडेड बॉडी की बात हो रही है। तो एक्चुअली इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ये क्या होता है? तो आपको मैं ये बताता चलूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ नहीं होता, ये एक पॉइंट होता है। जैसा आपने इससे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि सेंटर ऑफ मास आपने उसकी डेफिनेशन क्या है, वो आपने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है एक बॉडी का जहां पर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसेंट्रेटेड। नहीं होता है पूरा मास उसी पॉइंट पे, पर ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा मास एक बॉडी का इसी पॉइंट पे है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर जो टॉपिक है इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको पता है कि ये भी एक पॉइंट होगा। तो अभी मैं धीरे धीरे इसको आपके लिए क्लियर कर रहा हूं कि ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपली अ पॉइंट। ये एक पॉइंट होगा, इट इज अ पॉइंट। अब कैसा पॉइंट है वो आपको आगे पता चलेगा, कि फिलहाल इतना ही पता है कि इस सेंटर से हमें ये पता चला इट मस्ट बी अ पॉइंट। आर गेटिंग मी? तो ये एक पॉइंट होता है एक बॉडी का। तो कैसा पॉइंट होता है तो वो मैं आपको एक यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि आपने एक चीज देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास कार्डबोर्ड होता है, इरेगुलर फिगर हो या रेगुलर फिगर हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो एक प्लेन लैमिना होता है। तो आपको पता है कि उसका मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आर यू गेटिंग मी? एट द टॉप द मास इज मोर, क्योंकि वहां पर एक और चीज कनेक्टेड होती है जिसके साथ हम पेपर जो शीट होता है उसको बांध लेते हैं उधर। तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं उसके बाद, तो आप उसके बाद क्या करते हैं, उस कार्डबोर्ड को नीचे एक पेन से कहीं पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। आप ऐसे वैसे करके एक कार्डबोर्ड को एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाता है कि आप उस पूरे कार्डबोर्ड को बैलेंस कर पाते हैं।
No doubt the cardboard is made of the particles and every particle has got the mass, and when there is a mass then earth नहीं छोड़ेगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर वेट लग जाएगा नीचे की ओर, और आप यहां पर मारकर पेन या अपनी उंगली से उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितना वेट ऊपर लग रहा है, नो डाउट दैट एक्ट्स एट ईच एंड एवरी पार्टिकल, नीचे की ओर, मगर आप वहां पर नहीं गए, आप बीच में कहीं पे या कहीं पे आपने एक पॉइंट ढूंढा, तो वहां पर आपने ये टिप रखा अपने मार्कर का, तो आपने इसको बैलेंस कर, आप इस कार्डबोर्ड को बैलेंस कर पाए। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि अब कार्डबोर्ड नीचे नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये भी है कि कार्डबोर्ड ये रोटेट नहीं करता है, मतलब कि टिल्ट भी नहीं होता, हॉरिजॉन्टल रहता है। तो इसका मतलब ये कि आप उसको टॉर्क भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि टॉर्क का काम है रोटेट करना। जब आप उस कार्डबोर्ड को जब आप उस कार्डबोर्ड को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि बैलेंस का मतलब ये है कि जितना वहां से फोर्स लग रहा है उतना आप नीचे से दे रहे हैं, एक बात ये। और दूसरी बात ये, अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब कि ये रेस्ट में रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। अब दूसरी बात, इतना ही नहीं, एक चीज होता है बैलेंस हो गया, पर अब ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, दैट इज नॉट द बैलेंसिंग पॉइंट। नाउ यू नो वेरी वेल, जब आपने उसको बैलेंस किया, वो मतलब कि वो रोटेट भी नहीं कर रहा है, वो टिल्ट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि टिल्ट कौन कराएगा उसको, टॉर्क, और यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स आप वो भी नहीं कर पाते हैं, आप वो भी नहीं कराते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि उस पे नेट टॉर्क भी 0 है। जो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सीजी ऑफ ए बॉडी in simplest way is nothing, it is a point which is at which the body gets balanced। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक बॉडी क्या होती है, बैलेंस हो जाती है। मतलब बैलेंस का मतलब ये है कि ना ये ऊपर जाती है ना ये नीचे जाती है, हर घड़ी में रेस्ट में है। और दूसरी बात ये है कि ये टिल्ट भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि नेट टॉर्क भी 0 है इस पॉइंट के अबाउट, और नेट फोर्स भी 0 है इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अलग। तो इसका मतलब यह है कि when the net force is 0, when the net torque is 0, what you will call it as, it is a mechanical equilibrium। तो इसका मतलब यह है कि मैंने पहले ही बोला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कनेक्टेड है किसके साथ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहां पे जिस पॉइंट पे एक बॉडी, एक रिजिड बॉडी आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगी, जिस पॉइंट पे नेट टॉर्क 0 होगा एक बॉडी का, और वहां पर नेट फोर्स भी 0 होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी मैं फिलहाल सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट टॉर्क at about that point is 0 as well as the net force is 0। तो इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां पर एक बॉडी किस में होती है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। किस में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपको पता होगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तभी आता है जब एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, और किस में होगी, और वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। तो इसका मतलब यह है कि एक बॉडी पे नेट टॉर्क भी 0 होगा और एक बॉडी पे नेट फोर्स भी 0 होगा। जिस पॉइंट पे ऐसी स्थिति आए तो वो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सीजी ऑफ दैट बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। अब आप बोलेंगे कि सर सही बात है, हम मान के चलते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, यहां पर हमें पता चला कि हाँ ये बैलेंसिंग पॉइंट है, मगर यहां पर आपने बोला कि इस पॉइंट पे ये बॉडी को किस में लाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सर उसके लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम का भी होना जरूरी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का भी होना जरूरी है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब तक नहीं आएगा जब तक नेट टॉर्क 0 ना होगा, आर यू गेटिंग मी। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं तब तक आएगा जब तक नेट फोर्स 0 ना होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर हम खोज करें, फोर्स इधर भी है,
टॉर्क, टॉर्क तब तक नहीं आता जब तक फोर्स ना होगा, क्योंकि टॉर्क इज नथिंग, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसके साथ डील करता है, जो फोर्स के साथ डील करता है। तो इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जो फोर्स के साथ डील करेगा। तो इसका मतलब कि हमने देखना है कि ये फोर्स कौन है, जो नेट फोर्स भी जीरो पड़ता है, जिसका नेट भी जीरो पड़ता है, और उसका रोटेशन, उसका नेट टॉर्क भी या उसका नेट मोमेंट भी इस पॉइंट के मुताबिक जीरो होता है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ नहीं करता, इट डील्स विद फोर्स। अब मसला है कि वो फोर्स को आप पहचान लीजिए। आर गेटिंग मी? मैं धीरे धीरे आपको डेफिनेशन की ओर लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बैलेंस पॉइंट से स्टार्ट कराया। तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे, चाहे ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, चाहे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, इन दोनों के लिए एक चीज लाजमी है, वो है फोर्स। क्योंकि जब भी वो जीरो होगा, जब भी उसका मोमेंट जीरो होगा, तभी ये एक बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी। तो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी और इट बिकम्स एसेंशियल फॉर वी पीपल टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट फोर्स जिसका नेट भी जीरो है और जिसका नेट मोमेंट भी जीरो है। तब जाके हम बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे वो जीरो होगा, जिस पॉइंट पे वो उसका मोमेंट जीरो होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो फोर्स को पहचान लेते हैं। यहां पर हम उस फोर्स को देखते हैं कि उसका नेट और उसका नेट मोमेंट कैसे जीरो है, किस पॉइंट के मुताबिक जीरो है। तो वही पॉइंट आपको क्या बनेगा, बैलेंसिंग पॉइंट, और वी कैन से दैट इज द सीजी ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले आपने किसको लाना पड़ेगा, रिजिड बॉडी को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का होता है। तो इसका मतलब ये कि जब भी आपके पास पहले बॉडी होगी, तब जाके आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिक्वायर अ रिजिड बॉडी। हमें एक रिजिड बॉडी दरकार है। चलो मैं यहां पर एक रिजिड बॉडी लेता हूं। सपोज मैं एक रॉड लेता हूं। आर यू गेटिंग मी? ये मैं रॉड लिया, समझ लीजिए, ये एक मैंने रॉड ले ली। चलो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इसमें। मतलब कि ये आपको पता है कि ये बॉडी जो है ये पार्टिकल्स की बनी है और पार्टिकल्स का मास होता है। सपोज वो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि जितना इस यूनिट का, इस पार्ट का मास होगा, उतना ही इस पार्ट का भी मास होगा, उतना ही इस वाले पार्ट का भी मास होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैंने सिंपलिसिटी के लिए क्या किया कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाली बॉडी ले ली, यानी कि मैंने एक रॉड ले ली। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आपको पता है, जरा देखते हैं, धीरे धीरे इसको देखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये बॉडी किन की बनी है? तो आप फटाफट बोल देंगे कि सर ये बॉडी जो है पार्टिकल्स की बनी है। एंड पार्टिकल वर्ड तब तक नहीं आता, पार्टिकल वर्ड तब तक नहीं आता जब तक उसके पास, एज फार एज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज कंसर्न, जब तक उसके पास मास ना होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये बॉडी जो है, रिजिड बॉडी जो है, जो मैंने इससे पहले भी बोला कि रिजिड बॉडी एक्चुअली एक एक्सटेंडेड बॉडी होती है। और एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब यह होता है कि इट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब कि ये बॉडी जो है ये पार्टिकल्स की बनी है। Suppose it is composed of n number of particles. I don't know how many these are, but there are number of particles. तो मैं सिंपलीफाई करने के लिए चलो मैं ये कहूंगा कि चलो these are the particles of this body. मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, नो डाउट इसमें मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मगर समझाने के लिए मैं कहूंगा कि चलो इतने पार्टिकल्स की बनी है ये बॉडी। ठीक है, तो हर पार्टिकल का मास होगा, आर यू गेटिंग मी, पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब यह है कि जितना इसका मास होगा उतना इसका, उतना इसका, आर यू गेटिंग मी, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये रॉड ऐसे मैंने हवा में रखी, जैसे मैं एक मार्कर को रखा हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, नीचे क्या है, नीचे धरती है, अर्थ है, आर यू गेटिंग मी। तो अर्थ के पास माशाल्लाह मास है, यू नो वेरी वेल दैट थिंग, आर यू गेटिंग मी। तो नीचे अर्थ है और अर्थ के पास मास है और इधर पार्टिकल है। अब पूरी रॉड को मत देखिए, अब रॉड को
अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखिए कि आपको ये पार्टिकल दिखेगा। इस पार्टिकल के पास मास है? हाँ बिल्कुल मास है। अगर आप ये कहेंगे कि सर इसके पास मास नहीं है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस रॉड का मास आया कहां से? आर्गेडमी बहुत अच्छा। तो इसका मतलब कि इसका भी मास है, इसका भी मास है, तो इधर भी मास है। आर्गेडमी इधर भी अर्थ का मास है, तो कौन सा फोर्स आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। आर्गेडमी तो मैंने बोला ना, हम पहले किसको निकालेंगे? हम चाहेंगे कि पहले फोर्स को आइडेंटिफाई करें जो यहां पर आता है, जिसकी वजह से एक बॉडी को हम बैलेंस में लेके आते हैं। तो यहां पर इसके पास मास है और यहां पर अर्थ के पास मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? वेट। तो इसका मतलब कि इसको अर्थ नीचे खींचेगी। What is that called? That is not the mass. That is mg. What is that called? That is w, weight. आ रही में? चलो ये पहला पार्टिकल है, उसको W1 लिखेंगे। तो वैसा इसके पास भी मास है, तो इसको भी अर्थ नीचे खींचेगी, इसको भी अर्थ नीचे खींचेगी। तो ऐसी ही अर्थ क्या करेगी? हर किसी पार्टिकल को नीचे खींचेगी। Am I right or not? Suppose these are the weights of the individual particles of this body. इस rigid body के ये particles है और ये particles नीचे खींचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी रॉड नीचे खींची जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स किधर की ओर है? नीचे की ओर, क्योंकि this rod has got the particles and every particle has got the mass and every particle is attracted toward the center of the earth and that force is called weight. Am I right? बहुत अच्छा। तो चलो ये W2 है, W3 है, W4 है, W5 है, W6 है, WN है, चलो W7 है। चलो मैंने यहां पर 7 पार्टिकल्स ले लिए, तो 7 के 7 पार्टिकल्स को अर्थ नीचे की ओर खींचेगी। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स किधर की ओर है? इस रॉड पे, नीचे की ओर। तो रॉड क्या हो जाएगी? नीचे की ओर चली जाएगी। बट आपने वेक्टर्स तो पढ़े हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट है वो मेरा ये लेक्चर दे रहे बिना वेक्टर के, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बिना ड्राइवर की गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को चलते हुए देख रहे, तो थिंक अबाउट इट, व्हाट विल हैपन। तो ये लाजमी बनता है एक 11th स्टैंडर्ड के लिए, एक 11th स्टैंडर्ड बच्चे के लिए ये जरूरी बनता है कि पहले उसके 2 टॉपिक्स क्लियर हो, जहां भी वो कोचिंग करे, जहां भी वो पढ़े। फर्स्ट वन इज मैथमेटिकल टूल्स एंड सेकंड वन इज वेक्टर्स। तो ये दोनों कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आपकी मर्जी। तो मैं यही कहूंगा कि आप उसके बाद एनसीईआरटी फॉलो करिए, जो वहां पर टॉपिक जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी परेशानी आ जाएगी। हाँ, अब आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है तो आप बोल रहे कि सर यहां पर रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे, खाक समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वेक्टर फिजिक्स जो है वो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है 11th या 12th फिजिक्स का जहां पर वेक्टर्स का उपयोग ना होता है। तो दैट इज वाई, और मैथमेटिकल टूल्स का तो पक्का यूज होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स की भाषा ही मैथमेटिक्स है। तो दैट इज वाई दीज 2 चैप्टर्स या दीज 2 यूनिट्स आर प्रायर गिवन अ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। यही 2 पहले टॉपिक्स पढ़ा करिए। अगर आपने नहीं पढ़े तो पहले पढ़िएगा, उसके बाद इधर आ जाइएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह मैंने पहले ही पढ़ाए हैं, वेक्टर्स भी पढ़ाए और मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ाए। अब देखते हैं यहां पर। अब आपको पता है कि वेक्टर्स में आपने एक चीज पढ़ा है, रिजल्टेंट वेक्टर। एम आई राइट और नॉट? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? बिग शो वेक्टर जिसे मैं बोलता हूं। अगर 6 बंदे एट अ टाइम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो उनके बदले एक बंदा आ गया, उसका नाम है बिग शो, बोला कि इनको हटा दो, ये मैं अकेले काम करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि बिग शो ने वही काम किया जो उन 7 बंदों ने इकट्ठे काम किया। तो इसका मतलब है कि बिग शो इज इक्विवेलेंट टू द 7 पर्सन्स। तो इसका मतलब है कि बिग शो ने वही इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो उन 7 बंदों ने एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली इफेक्ट प्रोड्यूस किया। एंड इसका मतलब है कि बिग शो इज द रिजल्टेंट ऑफ द 7 पर्सन्स। एम आई राइट? तो सेम यहां पर भी चल रहे हैं। तो यहां पर मुझे बताइए कितने वेक्टर्स नीचे चल रहे हैं? 7 वेक्टर्स है कि नहीं? Because force is a vector quantity. So when force is a vector quantity, why cannot you say that weight is a vector quantity? Because weight is nothing. It is the force, gravitational force experienced by the particle towards the center of the earth. So इसका मतलब कि ये सारे के सारे क्या है? Forces. और ये सारे के सारे क्या है? Vectors. तो ये किधर की तरफ लग रहे हैं? नीचे की ओर। Am I right? अब आपको पता है यहां पर आप वेक्टर एडिशन का सहारा
ले सकते हैं। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये 7 के 7 फोर्सेस नीचे की ओर लग रहे हैं। सर इनका एक रिजल्टेंट तो होगा, जितना ये सातों के साथ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक फोर्स जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी तो उधर ही वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये 7 पॉइंट इस पे लग रहे हैं, किधर की ओर, नीचे की ओर। इन 7 वेक्टर्स के बदले में एक वेक्टर ले सकता हूं, व्हाट इज दैट कॉल्ड ए रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं इन वेट्स का, इन 7 के 7 वेट्स का एक रिजल्टेंट वेट ले सकता हूं, तो वो कहीं ना कहीं पे एक्ट करेगा बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि सपोज आई डोंट नो, सपोज मैं मानता हूं कि वो पॉइंट ये है, ये है वो पॉइंट जहां पर इन सारे वेट्स का रिजल्टेंट लग रहा है। तो वो किधर की ओर लगेगा? अरे जब सारे वेक्टर्स नीचे की ओर है तो रिजल्टेंट भी नीचे की ओर ही होगा। तो इन 7 वेक्टर्स के बदले मैंने ये वाला वेक्टर ले लिया। तो व्हाट इज दिस थिंग? This thing is the resultant of all the weights of the particles of a body. इस rigid body के जितने भी particles थे उन पे जो weight लग रहा था, individual weight, तो weight is a force, तो उनका resultant किसी एक point पे लगेगा, वो ये है। suppose इसका मैं नाम देता हूं P। तो what is this thing? This W is nothing. It is equivalent to W1 vector plus W2 vector plus W3। ये मत समझना कि सर बोल रहा है प्लस, इट इज एन algebraic sum। इट इज नॉट एन algebraic sum, इट इज एक्चुअली अ वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर एडिशन हो रहा है। और जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपको पता है आपको मिलता क्या है, आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो ये वही रिजल्टेंट वेट है। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट वेट एक्ट्स। आर यू गेटिंग मी? अब आप बोलेंगे कि सर हाँ, अब क्या होगा कि ये पूरी की पूरी राड किधर चली जाएगी? नीचे की ओर चली जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स इस बॉडी पे किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। तो यहां पर लिखा क्या मैं? सर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इट इज अ बैलेंसिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है कि यहां पर नेट फोर्स 0 होगा, ये एक बॉडी को बैलेंस करेगा। बट आपको पता है कि ये रॉड किधर की तरफ जा रही है? नीचे की ओर, क्योंकि इस पे रिजल्टेंट वेट इस पॉइंट पे लग रहा है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक काम करते हैं, हम नीचे मार कर लेके आते हैं, तो वो यहां पर रखेंगे कि इसी पे रखेंगे? यहीं पे रखेंगे, क्योंकि हमने नेट फोर्स 0 लाना है और हमने नेट टॉर्क भी 0 लाना है। और टॉर्क तभी 0 होगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होगी। अगर फोर्स है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना है, यानी कि लिवर आर्म नहीं है, तो मोमेंट नहीं होगा। जब मोमेंट नहीं होगा तो टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि टॉर्क भी 0 है और नेट फोर्स भी 0 है। मैं अगर यहां पर मार कर रखूं, सपोज अगर ये W न्यूटन नीचे लग रहा है, तो मैंने यहां पर W न्यूटन ऊपर अप्लाई किया, तो नेट फोर्स इज अगेन 0, बट नेट टॉर्क इज नॉट 0, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कपल। और आपने पढ़ा है कि कपल क्या करता है? कपल एक बॉडी को रोटेट करता है। तो यहां पर देखिए, क्या ये रोटेट हो रही? नहीं, ये बैलेंस हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमने इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए जितना इसका अब रिजल्टेंट वेट लग रहा है, उसी पॉइंट पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन हमने इसको नीचे से रिएक्शन देनी है, नीचे से फोर्स अप्लाई करना है। तो यहां पर आप एक मार्कर लेके आते या एक सपोर्ट लेके आते। ये मैंने यहां पर ये सपोर्ट रखा, एम आई राइट और नॉट? तो ये सपोर्ट क्या करेगा? ये यहां पर इतना ही फोर्स किधर की ओर लगाएगा? ऊपर की ओर। तो ये फोर्स जो किसने सपोर्ट किया, इस सपोर्ट ने जो रिएक्शन दी थी, चलो मैं उसका आर लिखता हूं। तो नीचे कितना लग रहा है? वेट, इसी पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर नेट फोर्स कितना आ गया? 0। मगर वो किसने कर दिया? वो इस मार्कर के निब ने कर दिया। मैंने वो ढूंढ लिया वो पॉइंट। आर यू गेटिंग मी? अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क की बात तब तक नहीं होती जब तक फोर्स ना होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होगी। अब मुझे यह बात बताइए कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अबाउट दिस पॉइंट, एक सेकंड। तो क्या हो रहा था कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इस पॉइंट P के अबाउट, इस पॉइंट P के अबाउट बताइए लाइन ऑफ एक्शन कितनी दूर है? आप बोलेंगे सर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। जब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो व्हाट इज द टॉर्क? तो आप बोलेंगे कि सर टॉर्क इज 0। तो इसका मतलब कि नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0, नेट फोर्स इस पॉइंट पे इज 0।
तो इसी पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट बोलते हैं और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये पॉइंट पी जो है इट विल बी द सीजी ऑफ दिस रॉड। अब समझ में आया? अब आप बोलेंगे कि सर अगर इसकी डेफिनेशन देख लेंगे तो इसका मतलब ये दो डेफिनेशन दूंगा मैं, तो दोनों की दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि दीज आर इक्विवेलेंट। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं, सर इट इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी, ये एक बॉडी का वैसा पॉइंट होता है एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू एक्ट। आपको पता है कि वेट अलग अलग पॉइंट पे लग रहा था, पर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका रिजल्टेंट कहीं पे लगेगा, तो वो रिजल्टेंट पूरा वेट को रिप्रेजेंट करेगा, होल वेट ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, वो इस पॉइंट पे लग रहा है। तो ये एक डेफिनेशन बनी कि इट इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू एक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर होल वेट बॉडी का लग रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो आपको मैंने बता दिया कि वो कौन सा पॉइंट है, पी था ना। अब दूसरी डेफिनेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन, यही मैं बता रहा हूं कि इट इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी अबाउट विच द नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क। अब बोलेंगे सर टॉर्क तो ठीक था, मगर ग्रेविटेशनल क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम पहले देख लेंगे कि कौन सा फोर्स लग रहा है इधर। तो कौन सा फोर्स लग रहा था? वेट लग रहा था, तो वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो फोर्स था सर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सर ये यहां पर क्या करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा। एम आई राइट? पर यहां पर उसी प्रकार का वेट नीचे लग रहा है, तो वो इसको ऐसे घुमाएगा। तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। हर किसी पार्टिकल का वेट नीचे लग रहा है, तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है पी के मुताबिक, तो इसका मतलब कि वो टॉर्क क्रिएट करेंगे। मगर यहां से जो पार्टिकल्स है वो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेंगे, यहां से जो पार्टिकल्स है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेंगे। तो इट इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी, about which the total gravitational torque, एक का नहीं, एक का तो ग्रेविटेशनल टॉर्क होगा एक पार्टिकल का, तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल ग्रेविटेशनल या नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ ऑल द मासेस अबाउट दिस पॉइंट मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब कि ये वही पॉइंट है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। एम आई राइट? तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सीजी ऑफ द बॉडी। अब आप कहेंगे कि सर सीजी और सीएम में क्या फर्क है? CG means center of gravity and CM means center of mass। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है? चलो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक बॉडी लेता हूं, वो बहुत लंबी है, मतलब कि उसकी लेंथ जो है, एक रॉड लेता हूं, सपोज दैट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। आर गेटिंग मी? सर इमेजिन करना पड़ेगा, पर हमने नहीं देखा। हाँ, आपने नहीं देखी वो ऐसी रॉड, मगर मैं ले रहा हूं कि उसकी लेंथ जो है वो बहुत है, मतलब कि दैट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है कि व्हाट विल हैपन, क्योंकि आपने पढ़ा है इससे पहले, अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहां पर बता दूंगा। ये मैंने एक बहुत ही लॉन्ग एक रॉड ले ली, यही रॉड जो अभी तक थी, पर ये बहुत लंबी है, मतलब कि इसकी जो लेंथ है सपोज दैट इज अबाउट 6000 किलोमीटर्स। थिंक अबाउट इट। नो डाउट हम ये नहीं मान सकते, बट इमेजिन तो कर सकते हैं। फिजिक्स में यही इंपॉर्टेंट है कि इमेजिनेशन, क्योंकि आइंस्टाइन बाबा भी यही बोल के चले हैं कि फिजिक्स इज नथिंग, इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है तो आप ये समझिए कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो रही है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो इमेजिन करिएगा कि 6000 किलोमीटर लंबी एक रॉड है। आर यू गेटिंग मी? तो सपोज मैं फिर से सिंपलीफाई करूंगा, चलो यहां पर एक पार्टिकल है, इसका दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, मतलब कि जितना इस पार्टिकल का मास, इस पार्ट का मास है उतना, 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 इस पार्ट का। तो आर यू गेटिंग मी? तो मैं आपको बता दूंगा कि पता ये सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। आप बता देंगे सर क्या इसमें क्या है, कॉमन सेंस यूज करिएगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास है तो मास हर किसी लेंथ का, यूनिट लेंथ का सेम है, तो इसका मतलब कि इसका कहां पे सेंटर है, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो है, यही तो है ना मिड पॉइंट इसका, तो आप बोलेंगे कि सपोज इसका मैं नाम रखता हूं Q, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो Q है इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड।
Am I right? समझना मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर होगा वो आपको यहां से पता चलेगा। अब देखिए यहां पर, अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि आपने देखा कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था, तो अगर ये 6000 किलोमीटर लंबी रॉड है तो 3000 किलोमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि हर किसी पार्ट का मास सेम है, तो इसका मतलब कि बीच में होगा इसका सेंटर ऑफ मास। सो विच पॉइंट इज क्यू? दिस पॉइंट क्यू इज नथिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास। अब चलते हैं, अब मैं देखता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा। बहुत सारे ये बोलेंगे कि सर सेंटर ऑफ मास भी वही होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अरे बाबा, वहां मास की बात हो रही थी, ये सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वह मैंने बोला आपको कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आपने फटाफट जवाब दे दिया कि सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास, इसके मिड पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ये चीज याद रखिएगा कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा है, वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो उन सब ग्रेविटेशनल फोर्स का देखिए कि उनका जो रिजल्टेंट है वो किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि इट इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू एक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम ये मान सकते हैं कि इसी पॉइंट पे सारा वेट लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर इसका मास m है, इसका भी मास m है, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, तो m हर किसी पार्टिकल का मास m है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, सीधी सी बात है। अब वेट, हमें पता है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी जी वेट, समझ में आया? mg, तो दैट इज द वेट। तो आपको पता है कि इट इज नॉट द सेंटर ऑफ मास, इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देखिए कि होल वेट कहां पे लग रहा है, तो उसके लिए आपने हर किसी पार्टिकल का वेट लेना। तो इसका वेट होगा W1, आप बोलेंगे कि सर इसका भी तो होगा mg, मैं बोलूंगा कि mg होगा, मगर G1 लिखेंगे। आपको पता है कि ये जो G है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि आगे एक चैप्टर आपने पढ़ना है ग्रेविटेशन, तो मैं उससे पहले आपको ये पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि जरूरी बनता है आपको ये बताने के लिए। फिर समझाएंगे कि ये कैसे होता है, वो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मगर फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि G का जो वैल्यू होता है ना, वो डिक्रीज होता है विद हाइट। जितना आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे, G का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो मगर अगर उस बॉडी का साइज बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो फिर इस G का वैल्यू लगभग सेम रहता है। बट मैंने यहां पर बता दिया आपको कि इट इज कंपैरेटिवली, आपको पता है कि मैंने बोला कि ये जो रॉड है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, ये मैंने बता दिया कि km, दिस इज 6000 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत लंबी रॉड है, तो इसका मतलब G का वैल्यू चेंज होगा। नो डाउट मास हर जगह सेम है, तो इसका मतलब है कि अगर G यहां पर G1 होगा, तो यहां पर G2 होगा, यहां पर G3 होगा, यहां पर अगर 9.8 होगा, सपोज यहां पर 9.7 है, यहां पर 9.6 है, चलो आप ऐसे चल सकते हैं, क्योंकि G का वैल्यू डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 9.6, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 8.1 आर गेटिंग मी, तो डिक्रीज हो रहा है। तो जब G का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो वेट का वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि वेट इज नथिंग, इट इज mg, इट इज गिवन बाय द, इट्स मेजरमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट बिटवीन द मास एंड द ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो दैट इज व्हाई मैंने W1 लिखा, मैंने W नहीं लिखा, क्योंकि अब यहां पर चलेंगे तो इसका वेट, अगर इसका वेट इतना है तो बताइए इसका वेट कितना होगा, इससे कम, क्योंकि मास तो वही है, मगर G2 डिफरेंट है, वो इससे कम है। तो ये वही है, ये भी वही है, ये 9.8 है, ये 9.7 है, तो वैल्यू डिक्रीज होगा। दैट इज व्हाई इसकी लंबाई ज्यादा, इसकी लंबाई कम, इसकी लंबाई सर और कम, इसकी लंबाई सर और कम, इसकी लंबाई और कम। आर यू गेटिंग मी? मैं वेक्टर में ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अलग अलग वेट्स लग रहे हैं। नो डाउट एवरी पार्टिकल हैज गॉट द सेम मास, बट they are bearing a different value of G. When they are bearing a different value of G, तो ऑटोमेटिकली वेट का वैल्यू अलग अलग होगा। तो इसका मतलब कि अब मैं अगर आपको बता दूं, बताइए सेंटर ऑफ वेट कहां पे लगेगा,
ये पूरा का पूरा वेट नीचे लग रहा है, पर हर किसी पार्टिकल का वेट अलग अलग है। तो मुझे एक बात बताइए, खुदारा मुझे एक बात बताइए, वेट किधर बैलेंस हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर यहाँ ज्यादा है, फिर कम है, फिर बहुत कम, और कम और कम और कम और कम। सर मिड पॉइंट में नहीं होगा, मिड पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं होगा। मिड पॉइंट पे तभी होगा जब जितना इस पार्ट पे वेट लग रहा है उतना इस पार्ट पे लगेगा, तब जाके मिड पॉइंट आ जाएगा। आर गेटिंग मी? बट यू नो वेरी वेल, इधर ज्यादा है इधर कम है। आर गेटिंग मी? मैं इसको दूसरे सिनेरियो में दिखाऊंगा। इस पार्ट में ज्यादा है, इस पार्ट में कम है। बताइए इनका सेंटर कहां से होगा? सर इनका सेंटर मुझे लग रहा है सर इधर ज्यादा है इधर कम है, सर इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि इधर ज्यादा है, ज्यादा की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इज इट द सेंटर? इट इज नॉट द सेंटर। तो इसका मतलब यह है कि ये यहां पे लग जाएगा। तो इसका मतलब कि जो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल होल वेट जहां पे लगेगा वो क्यू पॉइंट नहीं होगा, वो कहीं यहां पर लगेगा। चलो उसको मैं पी पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि नीचे ज्यादा वेट लग रहा है ऊपर कम वेट लग रहा है। तो नेट वेट जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा जहां पर होल वेट लगेगा कि यहीं पे लग रहा है, तो वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? अरे आपको पता है कि अगर ये 10 केजी का है, ये 2 केजी है, तो ये नीचे जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर रह रहा है, तो बैलेंसिंग पॉइंट किसके करीब जाएगा? वो मिड पॉइंट पे रहेगा कि इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा? जो हैवियर होगा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर ज्यादा लग रहा है इधर कम लग रहा है, तो वो शिफ्ट नीचे हो जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट। या तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मुझे खुदारा बताइए, खुदारा मुझे बताइए, is P the same point as the Q? No, these are two different points, and these are representing the two quantities. One is the center of mass and another is the center of gravity. Center of mass has nothing ever do with the center of gravity. इसको कोई लेना देना नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। इट इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन द मास। ये मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, ये मास की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वैल्यू ऑफ जी पे भी डिपेंड करेगा। अब आप कहेंगे कि यस सर, हमें समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास अलग चीज है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है। नो डाउट दीज आर ऑफ द सेम बॉडी। आर यू गेटिंग मी? अब क्वेश्चन ये है कि सर अब ये कब? अब हमें पता है कि दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज। अब मसला ये है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कोइंसाइड हो जाएंगे? क्या कोई ऐसी स्थिति होगी, क्या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर सेंटर ऑफ क्यू जो पॉइंट है वहीं पे पी भी होगा? मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस, देयर विल बी अ कंडीशन। अब आप बोलेंगे कौन सी कंडीशन? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक बॉल लेता हूं। अरे ये जो आप टेनिस बॉल लेते हैं, या एक स्टोन ले लीजिए, या एक स्फीयर ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, आपकी मर्जी। आर यू गेटिंग मी? तो उसका साइज बहुत कम है, बहुत कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर वो लड्डू लेता हूं तो उसका पार्टिकल यहां पे ले ले, यहां पे ले ले, यहां पे ले ले, यहां पे ले ले, यहां पे ले ले। तो आपको पता है कि जो ये लड्डू है ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो इसके लड्डू के पार्टिकल्स है। आर यू गेटिंग मी? तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो दिस विल बी द पॉइंट P एंड पॉइंट Q, क्योंकि Q को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सेंटर ऑफ मास एंड P को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो Q विल बी व्हाट? सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। चलो मान लीजिए लड्डू अच्छा बनाया उसने, तो जितना वो बाहर पका हुआ उतना अंदर भी पका हुआ, तो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सही बात है, मगर लड्डू है बहुत कम साइज का है। आर यू गेटिंग मी? इवन अगर वो लड्डू हमारी बिल्डिंग के साइज का भी होगा तो तब भी जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जो पार्टिकल यहां पे होगा उसका m, इसका m, इसका m, तो हर किसी पार्टिकल का मास m है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा, सिंपल सी बात है। तो अब अगर यहां पर g का वैल्यू देखेंगे तो इसका यहां पर जो g का वैल्यू होगा वही यहां पर भी होगा, वही यहां पर भी होगा, वही यहां पर भी हो गया। आपने कि सर यहां तो अलग अलग था। अरे बॉडी का साइज नहीं देखा था? देखा क्या? यहां पर भी साइज देखिएगा। तो जब साइज बहुत कम होता है, लगभग 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक भी आप ले सकते हैं साइज, तो जी का वैल्यू लगभग चेंज नहीं होगा। तो जब जी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो एम का भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि इनका सेंटर भी यहीं पे होगा, तो P पॉइंट आल्सो गेट्स कोइंसाइडेड विद द G। तो इसका मतलब कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, मगर कब होगा? व्हेन द बॉडी इज स्मॉल साइजेड, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब कि जब स्मॉल साइजेड बॉडी होगी आपकी, तो जहां पर सेंटर ऑफ मास होगा उसका वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। आर यू गेटिंग मी? अब यहां पर एक बात बताऊंगा मैं कि अगर आपके पास इरेगुलर लैमिना हो, फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड, चलो मैं यहां पर लेता हूं, एक सेकंड।
सपोज ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, आर गेटिंग मी? तो इसका मैंने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो आप बोलेंगे कि सर क्या हमारे पास कोई तरीका है, क्या कोई प्रोविजन है या कोई मेथड है जिससे हम इसका क्या निकाल पाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फटाफट निकालें? तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके कुछ जितने पॉइंट्स आपकी मर्जी वो ले ले। तो एज के करीब लेना, तो वहां पर सुराख कर ले, यानी कि होल्स कर दे। ये आपने आपके एनसीईआरटी पे भी लिखा है, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग, तो अनलेस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय कॉन्सेप्ट हियर। तो यहां से आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज बोल रहा है। तो ये मेरे पास एक लेमिना है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे निकालना है। तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छा तरीका है, आपने एक काम करना है, इसके एंड पे सुराख करने हैं, होल्स करने हैं। तो किए ना, चलो दिस इज होल 1, तो इसको मैं नाम देता हूं, चलो यहां पर मैं लिखता हूं P1। मार्केट किधर चला गया, एक सेकंड, चलो इस होल का मैं नाम रखता हूं H1, आर गेटिंग मी? तो इसका मैं नाम रखता हूं H2, आर गेटिंग मी? इसका मैं नाम रखता हूं H3। आपने जितनी मर्जी आपकी उतने सुराख कर ले, उतने होल्स कर ले, मतलब मगर बाउंड्री के करीब करना, ठीक है? पर ऐसे करना कि जब आप इसको किसी से भी पिवट करेंगे तो ये उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, या आप इसको ये होल्ड भी कर सकते हैं या सस्पेंड करा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर लेके आया हूं मैं, तो यहाँ पर ये बॉडी ले ली है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सुराख में मैं ये स्क्रू ड्राइवर डालता हूं, तो वो मैं ऐसे डालता हूं ताकि ये इसके इर्द गिर्द खुद घूमे, आर गेटिंग मी? तो बहुत अच्छा। इसके बाद मैं क्या करता हूं, चलो मैं पहले सुराख फर्स्ट लेता हूं H1, तो ले लिया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, रखा, तो आपको पता है कि ये ऐसे रही बॉडी। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ये ऐसे रहा ना, तो ऐसे ले लीजिएगा, होल्ड करिएगा, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करिएगा। चलो इसको मैं नाम देता हूं AB। तो AB इज द वर्टिकल लाइन व्हेन होल 1 वाज कंसर्न्ड, आर यू गेटिंग मी? उसके बाद क्या करिएगा, होल 2 को ले लीजिएगा। तो होल 2 ले लिया, तो ये अगेन इस कंडीशन में बैलेंस हो जाएगा। तो फिर से ले लीजिएगा इधर, तो इसको ऐसे रखिएगा और देखिएगा कि ये कहां पर बैलेंस हो रही है। तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करिएगा। तो चलो इसका नाम रखते हैं, ए बी रखा था उसका नाम, तो इसका नाम रखेंगे CD। तो CD is nothing, it is the vertical line drawn when H2 was considered, वर्टिकल लाइन में ड्रा कर रहा हूं। इसके बाद मैं H3 को कंसिडर करूंगा, होल 3 को। तो होल 3 को कंसिडर किया तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिए, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करिएगा, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो आप ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करिएगा। तो इसका नाम रखेंगे ABCDEF। तो EF इज द वर्टिकल लाइन, EF is the vertical line when whole 3 was considered। तो आप देखिए कि ये 3 के 3 वर्टिकल लाइन जो है, अलग अलग वर्टिकल लाइन्स है। यहां पर वर्टिकल लाइन ये है जब H2 कंसीडर किया गया, तो यहां पर ये वर्टिकल लाइन है AB। जब H1 कंसीडर किया तो यहां पर H3 जब कंसीडर किया तो ये वर्टिकल लाइन है। ये देखिए यहां कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, जो ये पॉइंट होगा ये होगा आपका P पॉइंट। तो ये होगा आपका P पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? तो ये मैंने आपके लिए एक प्रोविजन दे दिया कि आप कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाल सकते हैं। मगर आपकी एनसीईआरटी ने डिट्टो ऐसे कॉपी रखी है या एक चित्र बनाया है, तो आपको बोला कि दीज आर द वर्टिकल लाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो वर्टिकल लाइन है पर ये कौन सी वर्टिकल लाइन है? दिस इज आल्सो द वर्टिकल लाइन, बट व्हेन यू आर गोइंग टू कंसीडर F2 एज द F2 H2 होल, जब आप होल 2 को कंसीडर करेंगे तब जाके ये वर्टिकल बनेगा। आर यू गेटिंग मी? तो इन वर्टिकल लाइंस को आप ड्रा करिएगा अलग अलग होल्स को लेके, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर ये एक दूसरे को काटेगी, वो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट। आर यू गेटिंग मी? तो इस पे न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, क्योंकि मैं वक्त की ओर देख रहा हूं तो टाइम भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स इज कंसर्न्ड कि कितने देर तक रहेगा, तो मैं वो क्रॉस कर चुका हूं, तो इसके लिए मैं माजरत खा हूं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।